हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन अपने जो रीट मेंस की जो एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यू अपन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा था। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों की, जैसे कि आप सबको पता है 24 मार्च को एग्ज़ाम है उनकी, और आज 21 मार्च है, आज उनकी साइंस की एग्ज़ाम है। साइंस का वीडियो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव था मेरे पास में। तो अब मैं मैथ्स का वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का एक मेरे पास कंटेंट है। ये कंटेंट मारवाड़ मिशन के नाम से बनाया है किसी ने, और कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने भी इसको देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ ये। कई बच्चों के पास तो क्या है, ये अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कई बच्चों के पास नहीं होता। फ्रेंड्स, आपके भी अगर कोई भी वीडियो को देख रहा हो, अगर उसके काम का वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखें। और 10th क्लास के बच्चों को सबको देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी और भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके फैमिली में अगर कोई 10th का बच्चा है तो आप उसको भी ये वीडियो थोड़ा सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र 2025 मतलब ये ब्रह्मास्त्र ही है, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देख के जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा पेपर से। सारे के सारे 80 के 80 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है ये मैं आपको बता दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सभी 24 अध्यायों के। आपको पता है गणित के अंदर कक्षा 10th में 14 चैप्टर है, तो 14 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण सूत्र और प्रश्न पत्र का ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा इसमें आपको बोर्ड द्वारा जारी 2023, 24, 25 के मॉडल प्रश्न पत्र के हल सहित मिलेगा मैटर, ठीक है। यानी कि पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, वो भी आपको यहाँ पर हल सहित सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023-24 की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, और इसके अलावा अन्य संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न के हल भी आपको ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कि आपको बड़े से बड़े प्रश्न को भी आप बहुत कम समय में, हालांकि आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में टाइम कम ही मिलता है मैथ के पेपर में, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न को उसका सोल्यूशन करने के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आप ट्रिक्स के और टिप्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता दूँ, हालांकि आप सबको पता होगा कि कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अध्याय नंबर जो आपका 1 है वास्तविक संख्याएँ, वहाँ से आपके ये प्रश्न आएंगे आपके टोटल 4 नंबर के। दूसरे अध्याय से भी 4 नंबर के, तीसरे अध्याय से भी 4 नंबर के, चौथे अध्याय से भी आपके 4 नंबर के आएंगे। जबकि जो 5वां अध्याय है आपका समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर आपको 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। त्रिभुज वाले चैप्टर से आपको 4 नंबर के, जबकि निर्देशांक ज्यामिति से आपको 7 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर का चैप्टर है, उससे आपको 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 9 नंबर से आपको ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, यहाँ से एक से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा व्रत वाले चैप्टर से 6 नंबर के, और व्रतों से संबंधित क्षेत्र पर बहुत इजी चैप्टर है, ये सूत्रों पर आधारित है। 11वां 12वां चैप्टर ये 5 नंबर का आएगा आपका 11वां, और 12वां चैप्टर जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो आपका 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स वो आएंगे आपके अध्याय 13 से, और अध्याय 13 है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है, जिसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक जैसे आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा प्रायिकता से केवल 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न बड़े और 1 प्रश्न छोटा पूछा जाता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का, और एक छोटा प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। छोटा प्रश्न बहुत ईजी आता है, हमेशा हर कोई बच्चा उसको कर ही देता है। तो ये आपके अध्यायवार अंक बार दे रखे थे, तो मैंने आपको बता दिए। अब अपन बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, मैटर पढ़ते हैं अपन, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और भी कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं तो वहाँ तक वीडियो को पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अपन चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका अध्याय है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं के अंदर फ्रेंड्स अपन इसमें क्या पढ़ेंगे
तो इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि इस चैप्टर से आप अगर ये नोट्स भी पढ़ के चले जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पर, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना है, एक तो आपकी यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वरण, ये चीज़ें देखेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये क्या है। तो इसके बारे में देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा एक बार सेट कर लेता हूँ पेन को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है, वो कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक कोई भाज्य संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बता दूँ, जैसे 20 है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। इस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, ये तीनों संख्याएं कैसी हैं भाई, अभाज्य हैं, इनके गुणनफल के रूप में इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ये क्या होती है, आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। इसके अलावा आगे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई गुणनखंड होते नहीं है उस संख्या के, ठीक है ना, यूनिक होते हैं, यूनिक फैक्टर होते हैं। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, ठीक है ना, इनका कोई क्रम नहीं होता है। अपन ने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 5 लिखा, तो 5 पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्रम मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट 2 नंबर का पॉइंट है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये भी ध्यान रखना। देखो p कोई क्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे p 2 है, ये a स्क्वायर को विभाजित करता है। a स्क्वायर का मतलब जैसे कोई संख्या 16 है, ये 16 क्या है, ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये p मतलब 2, अगर ये p इस 16 को विभाजित करेगा तो ये p इस 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर a क्या होगा, a आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, और हमने a को क्या माना है भाई, a को हमने 4 माना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे। तो किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब कुछ टाइम बाद अपना जब हम जब किसी संख्या को भाग करते हैं ना, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर अब एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, जैसे ये 25 है, 25 में हमने जैसे भाग दिया भाई, यहाँ पर 4 का भाग दिया, तो यहाँ पर 4 का भाग चला जाएगा 6 बार, आ जाएगा नीचे 24, एक शेष बचेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 10 लगाएंगे, फिर 2 बार भाग जाएगा, फिर 2 शेष पर बचेगा, ऐसे यहाँ पे 6.25 6.25 बार भाग गया, यानी कि ये भाग खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा, तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है ना। अशांत का मतलब चलता रहता है, अशांत, और साथ में क्या है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब जैसे कोई भाग है, इस प्रकार से चल रहा है, 7 के बाद में जैसे मान लो ये आ गया आपका 2 5 2 5 2 5, चलता ही जाएगा, 2 5 2 5, मतलब आवर्ती हो रही है, फ्रिक्वेंटली बार बार अंक आ रहे हैं, तो ये आवर्ती होता है, इसको हम आवर्ती कहते हैं। तो अशांत और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा। विलोमतः, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या उसका प्रसार क्या होता है भाई, अशांत आवर्ती होता है, तो वह परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या रहता है भाई, 0 रहता है। तो अब परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.5, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, और जितने भी शांत दशमलव प्रसार हो या फिर अशांत हो लेकिन आवर्ती होनी चाहिए, ये तो हो गया शांत, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 2 5 7 3, फिर 5 7 3, फिर 5 7 3, तो ये क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। अशांत है, सबको पता है, यानी कि चलता जा रहा है आगे, अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो आवर्ती है तो इस प्रकार की संख्या और इस प्रकार की संख्या दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपकी परिमेय संख्या ही कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे किसी अपरिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत भी होता है और अंकों की बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं होती। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब विलोमतः यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वो होता है शांत या फिर अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है फ्रेंड्स वो होता है हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। नोट यहाँ पर एक है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो तथा उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक फैक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई परिमेय संख्या है उसको आप p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो वहाँ पर जो q होगा ना, q कोई संख्या होगी वास्तविक संख्या, उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे किस रूप में होंगे? 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे। यदि p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है? शांत होता है। यदि p/q एक परिमेय संख्या है इस प्रकार की है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है, सॉरी अनावर्ती नहीं, आवर्ती। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे अध्याय चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो आपका नाम है वो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आपको बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है ये आपको आना चाहिए। तो देखिए इसमें आप यहाँ पर बहुपद की घात, किसी भी चर राशि x के बहुपद px में चर राशि x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। कोई भी बहुपद हो जैसे 2x² प्लस में 3x माइनस का 5, ये कोई बहुपद है। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बहुपद की घात आपको समझ में आ गई। बहुपद की घात 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है ना। एक घात का बहुपद होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। घातों के आधार पर यहाँ पर आपको घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार दे रखे हैं। देखो, पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर बहुपद को हम निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे अचर पद होता है ना, कोई अचर पद है, जैसे मैंने यहाँ पर रैंडमली लिख दिया 5। ये 5 क्या है? बहुपद है, लेकिन कैसा है? अचर बहुपद है। अचर क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर चर ही नहीं है। और अचर बहुपद की जो घात होती है ना हमेशा, वो कितनी होती है भाई? 0 होती है। ये आपको बिल्कुल कन्फर्म ध्यान में रख लेना है कि अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। क्यों होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे ये 5 है, 5 को मैं गुणा कर दूँ, किससे गुणा कर दूँ? x से गुणा कर दूँ, और x की पावर कितनी लगा दूँ? 0। अब आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो क्या है भाई? 0 है। क्यों? क्योंकि x की घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर x की घात 0 है तो 5 की घात भी कितनी है? 0। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद को उसको कहते हैं इसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पदों की संख्या के आधार पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। देखो, एक पद का अगर कोई बहुपद है तो उसको कहते हैं एक पदीय बहुपद। 2 पद का कोई बहुपद होता है तो द्विपदीय बहुपद। 3 पद होते हैं तो त्रिपदीय, और 4 पद होते हैं तो बहुपदीय कह देते हैं उसको। ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, यदि किसी बहुपद px में x बराबर a रखने पर अगर ये बहुपद का मान 0 हो जाता है तो x बराबर a को बहुपद का एक शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक, जीरोज कहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ एक छोटा सा। जैसे x² - 2, ये कोई बहुपद है। ठीक है,
इसके अंदर मैं x बराबर क्या रखता हूँ, इसके बराबर मैं x बराबर जैसे मान लो यहाँ पर है √2 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, √2 प्लस माइनस √2, यानी कि प्लस का भी √2 रख सकता हूँ और माइनस का भी √2। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सॉरी जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्लस का √2 रखेंगे, उसकी घात करेंगे तो 2 बन जाएगा वो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। x बराबर आपने प्लस माइनस √2 रखा, इसलिए बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए x बराबर प्लस माइनस 2 इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। ठीक है, 2 घात का बहुपद है उसके 2 ही शून्य आते हैं हमेशा, 3 घात का बहुपद है तो उसके हमेशा 3 ही शून्य आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो देखो बहुपदीय जो शून्य होता है ना, उसका ज्यामितीय अर्थ, एक बहुपद px के शून्य के उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी बहुपद का जो जीरोज होते हैं ना, वो शून्य होते हैं ना, ये x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटते हैं वो बिंदु क्या होते हैं, इस बहुपद के शून्य होते हैं। एक द्विघात बहुपद दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c आपको पता है वास्तविक संख्याएं होती हैं और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसका लेखा चित्र हमेशा परवलय के आकार का होता है। परवलय कैसा, ऐसा पैराबोलिक शेप का, इस प्रकार से। ठीक है, और ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है भाई, 2 बिंदुओं पर काटता है। जैसे इस प्रकार से ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, इस प्रकार की ये रेखा बनती है। ठीक है, वलयाकार वक्रित रेखा बनती है ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, जबकि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, इसके शून्य हो सकते हैं 3। जितनी घात होंगी बहुपद उतने ही होंगे, ये आपको क्लियर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि द्विघात बहुपद के शून्य को व गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो जो द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं ना, कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके शून्य को मान लेते हैं, जैसे कि एक शून्य तो अल्फा मान लिया और एक क्या है, बीटा। जैसे अभी अपन ने एक वो किया था, है ना, क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या माना था, माइनस प्लस √2। ये 2 शून्य का आ गए, एक तो प्लस का √2 एक माइनस का √2। एक को तो अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, या इसको बहुपद भी बोल सकते हैं। इसके 2 शून्य का माना अल्फा और बीटा है। तो इन अल्फा और बीटा में और ये जो ABC होते हैं ना बहुपद के, जो ये ABC गुणांक होते हैं, ये गुणांक होते हैं, x का गुणांक b, x² का गुणांक a और ये c अचर होता है। ठीक है, तो इन ABC में और अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है वो देखते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा, अल्फा प्लस जो बीटा का मान होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो होता है आपका b/a माइनस का b/a के बराबर। आपको अच्छे से याद रखना है। और अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का जो योगफल होता है ना, वो तो होता है माइनस का b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। c तो ये यहाँ से आ जाएगा और a यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी चीज़ें इसे यहाँ पर दे रखी है आपको। इस चैप्टर के अंदर 3 विधियाँ आती हैं आपकी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आपकी एक विधि इसके अंदर और आती है XY का मान ज्ञात करने की 3 विधियाँ देखते हैं अपन। तो प्रतिस्थापन विधि आती है, विलोपन विधि आती है, और देखो एक विधि और इसके अंदर ग्राफीय विधि। ठीक है ना, ग्राफीय विधि आती है, ग्राफ बनाते हैं अपन इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं क्या है नोट्स में। तो देखो समीकरण जिसे ax + by + c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्योंकि 2 चर हैं x और y, इसलिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर 2 चरों वाला कोई रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा होना चाहिए, उसके अंदर 2 समीकरण होने चाहिए। तो ये आपको 2 समीकरण दे रखे, इसका व्यापक रूप है ये। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो ये है, और द्विघात समीकरणों के युग्म हो तो उसका व्यापक रूप ही है। यहाँ पर देखो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि a1 b1 c1 पहली बहुपद के गुणांक हैं और a2 b2 c2 दूसरे बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
तो आगे दे रखा है कि अगर ये ऐसे दो समीकरण आ जाएँ, कई बार आ जाते हैं, तो उनको हल कैसे करें। यानी कि दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, द्विघात या आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, दो समीकरण आपको दी हुई हैं। तो इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर दो विधियाँ दे रखी है। देखो, एक तो दे रखी है विलोपन विधि, है ना, और एक दे रखी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को ही गुणांकों को समान करके ये किया जाता है, उसको विलोपन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, एक चर का मान निकाल कर उसको समीकरण, एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण में उसको रख देते हैं। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तभी पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पर आगे दे रखा है, प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन विधि इस विधि से हल ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में एक चर राशि को दूसरी चर राशि के मान में व्यक्त करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है जो विलोपन विधि है, वो क्या कहती है। विलोपन विधि ये कहती है कि इस विधि से हल ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों में एक चर राशि के गुणांकों को समान करने के लिए दोनों समीकरणों को किसी संख्या से गुणा करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, x का गुणांक समान करने के लिए हम इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर ऐसे करते थे ना, तो वही है ये। ठीक है ना, इस प्रकार से गुणांकों को समान करके, या तो x का गुणांक समान कर लो या y का कर लो, दोनों में से किसी का भी समान करके एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास में एक चर तो कट जाता था, कैंसिल हो जाता था, और दूसरे चर का मान हमारे पास में आ जाता था। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास में दूसरे चर का मान आता था, तो हम उसको किसी भी समीकरण में रखकर पहले वाले चर का मान ज्ञात कर लेते थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो निकाय संगत होता है। ठीक है, और इसके अद्वितीय हल होते हैं और समीकरणों को निरूपित करते हैं अगर हम ग्राफ में, तो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब अगर कोई दो समीकरणें दे रखी हैं आपको इस प्रकार से, आप देखेंगे, चेक करेंगे कि a1/a2 और b1/b2, यहाँ से मान देख के चेक करेंगे आप, और अगर ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं आता है तो आप कहेंगे कि ये जो समीकरण निकाय है ये कैसा है भाई, ये संगत है। ठीक है ना, संगत है, और संगत निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही हल होगा, और दोनों समीकरणों की दो रेखाएं बनेंगी, सारणी बनाते हैं अपन, और वहाँ से दो रेखाएं बनाते हैं, तो ग्राफ में वो रेखाएं ग्राफ में वो जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स आपकी, वो ऐसे काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस समीकरण निकाय का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाता है तो निकाय संगत होता है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ऐसी रेखाएं हमेशा समपाती होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की सिचुएशन अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे कि ये समीकरण निकाय संगत है, इसके अनेक हल हैं। ठीक है ना, एक हल नहीं है, अनेक हैं। और अनेक हल कब होते हैं, जब एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के ऊपर बैठी हुई रहती है, ऐसे समपाती होती है। इसका मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा को अनंत बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए इसके कितने हल हुए, अनंत हल हुए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, तीसरा केस बन सकता है कि यदि आप चेक करेंगे गुणांकों को, तो a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए, लेकिन ये नॉट इक्वल टू c1/c2 की आ जाए, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है ना, समीकरण निकाय फ्रेंड्स, वो असंगत होता है। और असंगत निकाय के जनरली कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कई प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। अब ये रेखाएं आगे जाके कहीं पे भी नहीं काटेंगी एक दूसरे को, तो नहीं काटेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हल नहीं आएगा। और इसकी समरी दे रखी है यहाँ पर, इनको शॉर्ट्स में बना के आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। देखो ध्यान से इसको आप याद कर लेना सारणी को। ठीक है, अपन ने जो ऊपर बातें पढ़ी थी उनको इस सारणी के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, समेट दिया है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप,
द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यह आपको ध्यान रखना है मानक रूप। गुणनखंड विधि द्वारा हम श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो b² माइनस 4ac है ना फ्रेंड्स, इसको हम विविक्त कर कहते हैं, विवेचक कहते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये d है, यहाँ पर नीचे भी दे रखा है d बराबर b² माइनस 4ac को विविक्त कर या विवेचक कहते हैं, इसे d चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये क्या काम में आता है ये d, तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको। पहले हम देख लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो ये मूलों का योग आपको पता है, ऊपर बता चुका हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मूलों की सहायता से समीकरण भी बनाया जा सकता है। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में 100% आता है। आपको कह देगा कि कोई समीकरण है द्विघात समीकरण, उसके मूलों का योग इतना है। जैसे मान लो कोई समीकरण है, उसके मूलों का योग आपको दे दिया 5 है और उसके मूलों का गुणनफल आपको दे दिया 10 है, तो आपको पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताइए, तो आपको द्विघात समीकरण इसके द्वारा बनानी है। ये सूत्र है द्विघात समीकरण बनाने का, इसको याद कर लेना, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो 10 को और 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी 5 को शून्य को का जो आपको योगफल दे रखा है उसका, ये मूलों का योगफल तो 5 दे रखा है प्रश्न में, और मूलों का गुणनफल 10 दे रखा है। तो देखो ये मूलों का योगफल ही तो है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर रख देंगे 5 और गुणा में क्या लगा देंगे x, फिर प्लस में अल्फा गुणा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, वो रख देंगे यहाँ पर 10। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा x² प्लस 5x प्लस 10। इस प्रकार का कोई समीकरण देके आपको गुणनखंड भी पूछ सकता है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा देकर आपको ये समीकरण भी पूछ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब मूलों का गुणनफल दिया जाए और योगफल दिया जाए, तो हम इस सूत्र से समीकरण बना सकते हैं, याद रखना इसको। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार क्या, एक प्रश्न आएगा ऐसे मान लो आप, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे डिसाइड की जाए, तो वो की जाती है डी से। वियुक्त कर जो होता है ना अपना, इससे वो डिसाइड की जाती है। अगर वियुक्त कर का मान 0 आ जाता है, वियुक्त कर क्या, b² माइनस 4ac। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर कोई भी सवाल लिख दूँ, मैं कोई भी समीकरण लिख देता हूँ, 2x² माइनस 3x और प्लस में 2, ये कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, बराबर में 0 है इसके। अब यहाँ पर हमें d निकालना है। आपको पूछा जाए कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं कि अलग अलग हैं कि समान है, ये प्रकृति होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वियुक्त कर ज्ञात करेंगे। वियुक्त कर को कहते हैं d, और d का मान होता है b² माइनस 4ac। b कितना है इस समीकरण में, माइनस का 3 है। x के गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 4 गुणा a गुणा c, तो 4 गुणा a कितना है हमारे पास में, समीकरण में 2 है a, और c कितना है, c भी 2 ही है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 16। 9 माइनस 16 को हल करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। माइनस का 7 आ रहा है, किसका मान आ रहा है, ये माइनस का 7 d का मान आ रहा है। d का मान जब 0 के बराबर आता है, तो मूलों को क्या कहेंगे, दोनों मूल वास्तविक आते हैं और बराबर आते हैं। जबकि d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि धनात्मक आ जाए, तो दोनों मूल अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। जबकि तीसरा केस क्या आता है कि जब d का मान 0 से छोटा आ जाए। अभी आया था ना अपने, माइनस का 7 आया था ना, d का मान माइनस का 7 क्या है, 0 से छोटा है, ये स्थिति आ जाती है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दो मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल आएंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक कब होते हैं, जब d क्या आता है, माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स अपन समांतर श्रेणी वाला चैप्टर, आपका 5वां। यहाँ से भी अच्छे नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके कुछ यहाँ पर आपको 2-3 सूत्र भी इसमें याद रखने पड़ते हैं। तो देखो मोस्ट चीज़ें क्या है इस चैप्टर में। समांतर श्रेणी का एक तो मानक रूप देखना है आपको, कैसा होता है। ये होता है समांतर श्रेणी का मानक रूप, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस प्रकार से ये चलती जाती है श्रेणी, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर 4,
फिर दूसरा मैंने लिख दिया 6, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब ये डी क्या है? डी है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? कोई भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है ना वो सार्वंतर होता है। दूसरे पद में से पहला पद निकाल दीजिए, 8 में से 6 निकाल दीजिए, 10 में से 8 निकाल दीजिए, 6 में से 4 निकाल दीजिए, तो डी कितना आएगा? सभी स्थितियों में डी कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये डी का मान जो होता है ना 2, ये सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, तो एक पद जैसे 4 है तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करोगे आप? प्रथम पद में डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। फिर तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे? तीसरे पद के लिए भी पहले पद में 3 डी नहीं जोड़ेंगे, 2 डी जोड़ेंगे। ठीक है ना, जो पद आपसे पूछा जाए ना उससे एक कम करके और डी जोड़ना है पहले पद में। जैसे मान लो किसी समांतर श्रेणी का आपको 20वां पद पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? पहला पद प्लस 19 डी, ये इस प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि ये तो क्या है भाई? प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या है। सार्वंतर डी ज्ञात करने के लिए द्वितीय पद प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद करके प्राप्त किया जाता है। जैसे ये आपको दे रखा है, देखो A3 यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस किया हुआ है, A2 माइनस A1 दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अपन एक कुछ सूत्र दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। एक तो सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद का मतलब अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए क्या है? देखो टी का मतलब ये लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, ए प्रथम पद है, एन क्या है? पदों की संख्या है श्रेणी के अंदर, डी क्या है? श्रेणी का सार्वंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद का सूत्र ऐसे भी होता है, सेम ही है ये। टी एन की जगह क्या लिख दिया? एल का मतलब लास्ट टर्म। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल अगर ज्ञात करना पड़े तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि सभी एन पदों का योग, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सभी का पता है आपको, n पदों की संख्या है, a यहाँ पर प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है? सार्वंतर है। ठीक है, अगर आपको कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कई बार प्रश्न में ऐसा बोला जाता है कि किसी श्रेणी में 5 पद है, पहला पद तो दे दिया जाए जैसे आपको 1 और दूसरा पद दे दिया जाए आपको लास्ट का पद दे दिया जाए आपको 5। तो जब आपको पहला पद और लास्ट का पद दे दिया जाए और श्रेणी के टोटल पदों की संख्या भी दे दी जाए तो उस स्थिति में आप एन का जो एस एन निकालना चाहते हैं, सभी पदों का जो योगफल निकालना चाहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आपको डी नहीं दिया जाएगा और डी आप निकाल भी नहीं सकते, तो उस स्थिति में आपको डायरेक्ट एक सूत्र का यूज करना पड़ेगा, वो है एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल। एन का मतलब टोटल 5 पद है श्रेणी में, पहला पद 1 दे रखा है, लास्ट का पद 5 दे रखा है और बटा में कितना लिख देंगे? 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 5 30 में 2 का भाग देंगे तो एन पदों का योगफल आ गया 15। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और जब डी ए और एन दिया जाए तो आपको ये सूत्र काम में लेना है, बड़े वाला, ठीक है, और ये छोटे वाला दोनों याद रखने हैं। ये एन पदों का योगफल है, ठीक है ना। यहाँ पे बता भी रखा है, देखो आपको स्पष्ट तरीके से, जब पदों की संख्या n, प्रथम पद a और अंतिम पद l दिया हुआ हो तो ये सूत्र काम में लेना है। ABC का समांतर माध्य a प्लस सी बटा 2 होता है। कोई भी समांतर श्रेणी हो, है ना, उसका अगर आपको समांतर माध्य पूछे तो पहला पद प्लस अंतिम पद को जोड़कर 2 का भाग लगाना है, समांतर माध्य आ जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र n इंटू एन माइनस प्लस 1 बटा 2। ठीक है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। अभी तो क्या है, ये संख्या कम है तो हम 5 4 9 और 3 12 और 3 15 ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन संख्याएं अगर मान लो बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर उनका अपने योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सूत्र काम में आता है वहाँ पर। जैसे मान लो संख्याएं हैं, यहाँ तो अपने कितनी संख्याएं हैं, 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा 2, तो इसका आंसर आएगा 15। और इनको जोड़ेंगे तो ही 15 ही आएगा। लेकिन अगर मान लो संख्याएं दे दी जाए 100, तो 100 संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो इस सूत्र का यूज करके हम आसानी से उन पदों को सबका योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, किसी दी गई समांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद को अंतिम पद तथा अंतिम पद को प्रथम पद लेते हैं तथा सार्वंतर का चिन्ह बदल देते हैं।
फिर निम्नलिखित सूत्र की सहायता से एन व पद ज्ञात किया जाता है। वही सूत्र है ये, ठीक है ना। आपको इसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, जो चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं इनको आप याद करके जाना। अब हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका नाम है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। नाम तो चैप्टर का त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समरूप आकृतियाँ क्या होती है भाई? समरूप आकृतियाँ किन्हें कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, वे आकृतियाँ जिनमें से सभी के आकार क्या हो? समान हो, समरूप, सिमिलर आकृति कहलाती है। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु ये माप समान नहीं होना जरूरी नहीं है। आकार समान होता है, जैसे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते। सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी चतुर्भुज आपके समरूप होते हैं, लेकिन उनके माप समान नहीं होते, केवल आकार समान होता है, ठीक है। तो समरूपता की यहाँ पर दो कसौटियाँ दे रखी हैं आपको फ्रेंड्स। त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो, तब वो दो आकृतियाँ आपस में समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे एक समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक थेल्स मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, थेल्स। उन्होंने एक प्रमेय भी दी थी जिसको अपन थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। या इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी है, बेसिक ये आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको, और इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। इस ये प्रमेय क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया। क्या है ये तथ्य? दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है, ठीक है। ये त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है, ये थेल्स प्रमेय है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये क्या है? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। या फिर इसका विलोम, इसका उल्टा भी सत्य है। यदि एक रेखा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है? समानांतर होती है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। देखो, ABC कोई त्रिभुज है। ABC क्या है भाई? कोई त्रिभुज है। पहले स्टेटमेंट के अनुसार अगर बात करें कि एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा अगर खींची जाती है, जैसे कि मैंने BC के समानांतर कोई EF भुजा खींच दी, ये भुजा इन दोनों भुजाओं को, AC को और AB को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये टुकड़ा 2 अनुपात का है तो ये भी 2 का ही होगा, ये 3 का है तो ये भी 3 का ही होगा। यदि दूसरे स्टेटमेंट क्या है, इसका विलोम क्या है? इसका विलोम यह है कि यदि ABC कोई त्रिभुज है और उसको कोई रेखा एक ही अनुपात में काट रही है ऐसे, तो ये रेखा इसके क्या होगी? समानांतर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया कर्ण पर, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ देखते हैं, नियम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम होता है फ्रेंड्स आपका AAE, मतलब कोण 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 नियम। ये क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये नियम कहलाता है AAA, कोण 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 कसौटी। दूसरा यहाँ पर दे रखा है आपको फ्रेंड्स, समरूपता की कसौटी दूसरी है SSS, मतलब भुजा भुजा भुजा। अगर यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट तीसरी कसौटी क्या है, SAS भुजा कोण भुजा। यदि कोई दो त्रिभुज हैं उनमें एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या होता है, समानुपाती होता है। ये समानुपाती सिद्ध करने के लिए 3 नियम हैं, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चैप्टर है अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर आपको दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र दोनों अच्छे से याद करके जाना है परीक्षा के अंदर। ठीक है, ये दोनों सूत्र कई बार 1 नंबर के डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, कई बार इनका प्रश्न के अंदर यूज भी करना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बिंदुओं एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, और इन दोनों के आपको निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, Q के निर्देशांक है x2 y2। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको हम काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x1 y1 हैं और इसके निर्देशांक x2 y2 हैं। इन बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसा करने के बाद में उसका वर्गमूल भी आपको निकालना है लास्ट में। ठीक है ना, ये वर्गमूल भी अच्छे से याद रखना है इसको। दूसरा पॉइंट है कि आपका यहाँ पर बिंदु R x y निर्देशांक हैं, जिसके के निर्देशांक जो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो वहाँ पर आपको एक्स वाई के निर्देशांक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि दो बिंदुओं के निर्देशांक तो आपको दे दिए जाएंगे, तीसरे बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएगा, और क्या दिया जाएगा, m1 अनुपात m2 अनुपात भी आपको दे दिया जाता है। इसमें 4 चीज़ों में से एक चीज़ आपको पूछी जाती है। ठीक है ना, वहाँ पर आप एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु प्राप्त करने के लिए ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सबको पता है m1 m2 क्या है, अनुपात है, x1 x2 और y1 y2 क्या है, बिंदुओं के निर्देशांक है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर एक बाह्य विभाजन, ये तो अंत विभाजन सूत्र पढ़ा था पढ़ने, अब बाह्य विभाजन सूत्र है, यानी कि बाहरी रूप से अगर कोई प्रतिच्छेदन होता है कोई दो बिंदु कोई दो रेखाओं के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये सूत्र ये काम में लेना है। ठीक है ना, माइनस वाला, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा और नीचे m2 - m1 हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप थोड़ा सा देख ढंग से इनको याद करके जाना, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को खोल कर ओपनली अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि इतना टाइम न आपके पास है न मेरे पास है। ये एक रिवीजन मात्र के लिए मैंने आपको वीडियो दिया है, आप इसका सिर्फ रिवीजन करें। ठीक है ना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखो, मैं खुद आपको न बताकर, खुद न समझा कर चीज़ों को डायरेक्ट आपको, अगर मैं ये मैटर को धीरे धीरे अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ, आप खुद इसको नोट कर सकते हैं या इसकी रीडिंग मार सकते हैं। ठीक है ना, ये और भी बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो हो सकता है मैं अब आगे ऐसे ही करूँगा। मैं यहाँ पर देखो, आपका ये PDF है मेरे पास में, इसको मैं ऊपर चलाता जाऊँगा और आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके और चीज़ों को नोट कर लीजिए या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको सिर्फ मैटर दिया है आज। ठीक है ना, अब समझाने का टाइम हमारे पास में नहीं है और आपके पास में भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अभी आपके पास में एक दिन ही शेष बचा है, तो आप थोड़ा सरसरी नज़रों से एक बार रीडिंग मार दीजिए इसकी। तो यहाँ पर आगे क्या दिया है फ्रेंड्स, चौथे नंबर का बिंदु आपको दिया हुआ है कि बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने पड़ते हैं, कई बार क्या होता है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है और ये दोनों बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। इन बिंदु, इस रेखा का ये जो दूरी है ना, इसके ठीक बीच की बिंदु निकालने की आपको अगर ज़रूरत पड़ती है कई बार, तो वहाँ पर आपको ये सूत्र काम में लेना है। ठीक है ना, इस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं। माना इस बिंदु के निर्देशांक एक x है और एक y है, तो x का मान तो निकलेगा x1 + x2/2, y का मान निकलेगा y1 + y2/2। अब ये x1 y1 व x2 y2 कहाँ आएंगे, तो ये इस बिंदु के निर्देशांक तो हैं x1 y1, ये आपको प्रश्न में मिलेगा, इसके हैं x2 y2, ये भी आपको प्रश्न में मिलेंगे। ठीक है, इसको दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है, इसको जोड़कर 2 का भाग लगाना है। इससे आपको कोई भी दो बिंदुओं का मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आपका चैप्टर नंबर 8 है फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का परिचय। तो अब आप इसको आराम से पढ़ते जाइए, है ना।
और जो भी आपको इसमें लिखना है या आपको पढ़ना है, आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चूँकि मेरी वॉइस नहीं आया आ पाएगी आपके पास में, अब आपको सिर्फ ये PDF यहाँ पर नज़र आएगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ते जाइए। प्रैक्टिस कर लो भाई, अब फुल प्रैक्टिस कर लो।